हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए भूतों, चुड़ैलों और जादू टोने की कुछ खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आएंगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानियाँ। हमारी पहली कहानी का नाम है भूत बाजार। रात 2 बजे मुझे आलू छौंकने की महक आई। नींद खुली तो पिछली गली में हलचल और चहलकदमी की आवाज़ें आ रही थी। मन हो उठा यार, पिछले दरवाजे की कुंडी खोली और ठेले पर से आलू की टिक्की खाई। क्या ज़बरदस्त टेस्ट था घनश्याम, बस पूछो मत। नींद तो ख़राब हो ही गई थी तो मैं होटल से थोड़ी दूर तक बाज़ार घूमा, फिर वापस आकर सो गया। तुमने कभी बताया नहीं कि यहाँ रात को बाज़ार लगता है। रोहित नौकरी के सिलसिले में शहर में नया था और पुरानी दिल्ली के एक 2 स्टार सराय में ठहरा था। एक सांस में उसने वेटर से रात का सब किस्सा बयां कर दिया। वेटर घनश्याम की ये बातें सुनकर आंखें गोल और चेहरा सुन्न पड़ गया था। वो बस बेहोश होने से पहले सिर्फ इतना कह पाया, साहब यहाँ रात को कोई बाजार नहीं लगता। आपको भी वही धोखा हुआ है। आपने पिछले गेट पर लिखी नोटिस नहीं पढ़ी क्या? अगले ही पल घनश्याम धरती सूंघ रहा था। रोहित ने दरवाजे की खूंटी पर टंगी अपनी पैंट हटाकर देखी तो नीचे बड़े बड़े अक्षरों में नोटिस लगा था। रात को पिछली गली में कोई भी हलचल सुनाई देने पर खिड़की या दरवाज़ा खोलना मना है। रोहित घबराकर रिसेप्शन पर भागा। मैनेजर भागकर कमरे में साथ आया। तब तक घनश्याम होश में उठकर बैठ गया था। क्या हुआ घनश्याम? मैनेजर ने पूछा। साहब रात को पिछली गली के बाजार में टिक्की खाकर आए हैं, घनश्याम ने कांपते हुए बताया। क्या? मैनेजर चौंक गया और माथा पकड़कर बैठ गया। रोहित ने ये सब देखकर हैरान परेशान था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कोई मुझे बताएगा कि मांजरा क्या है? मैनेजर और घनश्याम ने चुप्पी साध ली। रोहित ने तेज आवाज में फिर पूछा। मैंने कहा क्या बात है, कोई मुंह खोलेगा या? साहब 2 साल से मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। अक्सर मैंने भी लोगों से यही सुना कि यहाँ पिछली गली में कोई बाजार रोज़ रात को 2 बजे से लगता है और 4 बजे गायब हो जाता है। पर सच कहूँ तो मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। पर आप कहते हो कि आपने उस बाजार में टिक्की खाई? हाँ खाई तो, रोहित ने तुनक कर कहा। मैनेजर ने आगे कहा, साहब वो भूत बाजार था जहां आप कल रात होकर आए। सन 1739 से पहले यहाँ कभी कोई बाजार लगा करता था, पर जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो सुबह से लेकर शाम तक बहुत कत्लेआम हुआ उस बाजार में भी जिसमें आपने कल टिक्की खाई। खैर धीरे धीरे दिल्ली बसती गई, लोग भूलते गए। पिछले 200 साल से तो यहाँ इस गली के पीछे पिछला गेट खोल कर दिखाते हुए देखिए कब्रिस्तान है। रोहित ने बाहर झांका। उसके गेट से 10 कदम पर एक कब्रिस्तान का गेट था और दूर तक जाती लंबी कब्रिस्तान की लंबी बाउंड्री वॉल। रोहित के दिमाग में बीती रात की सारी याद, टिक्की की महक, स्वाद, लोगों का शोर और बाजार की भीड़ सब एक झटके से फिर घूम गया। अगले ही पल रोहित फर्श पर बेहोश पड़ा था। घनश्याम ने पहले रोहित और फिर मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा, ये भी पिछले वाले की तरह जल्दी ही मर जाएंगे। मैनेजर साहब आप ये कमरा बंद क्यों नहीं करा देते? दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और झिलमिलाते धुएं की तरह गायब हो गए। रोहित अभी भी वहीं उस सुनसान कमरे के फर्श पर अकेला पड़ा था। दिल का दौरा था शायद, शाम तक दम तोड़ दे। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी दूसरी कहानी, चुड़ैल। राकेश में बहुत हिम्मत थी, लेकिन कुछ हादसे देखकर उसकी हिम्मत टूट गई। डर, जो शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं था, वो कुछ ही पलों में उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। एक रात राकेश अपने दोस्तों विजय और आकाश के साथ बाइक से लौट रहा था। यार आज तो बहुत लेट हो गए हैं, विजय ने कहा। तो क्या हुआ, कभी कभी तो लेट होते हैं, आकाश बोला। ऐसा करते हैं कि कच्ची सड़क से चलते हैं, राकेश बोला। नहीं प्लीज़, कच्ची सड़क से नहीं, तुम्हें पता ही है कि रात में उस रास्ते में कोई नहीं निकलता, विजय ने घबराते हुए कहा। क्यों,
तुझे उस चुड़ैल का डर है? आकाश ने विजय से पूछा। जो भी कहो, लेकिन जिस आदमी को भी वो चुड़ैल चुन लेती है वो बचता नहीं है, विजय ने कहा। ऐसी बात है तो अभी लो। ये कहकर राकेश ने अपनी बाइक उसी कच्ची सड़क पर मोड़ ली। चलो तो आज उस चुड़ैल से मुलाकात हो ही जाए, राकेश ने कहा। बाइक तेजी से उस कच्ची सड़क पर दौड़ रही थी। देखा, कुछ भी नहीं है, तुम्हारी चुड़ैल तो कहीं भी दिख रही। अब तो गांव भी करीब आता जा रहा है, राकेश ने कहा। तभी एक झटके से बाइक रुक गई। अरे, इस बाइक में क्या हो गया? राकेश ने कहा। यह सब उसी चुड़ैल ने किया है, विजय ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। यार, तू जरा देर चुप रह, राकेश ने बाइक को देखते हुए कहा। आकाश, तू लगातार किक मारता रहे, मैं इसके तार निकालकर स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, राकेश ने कहा। हवा थोड़ी तेज चल रही थी। रास्ते के दोनों तरफ ईख के खेत थे, जिनसे हवा चलने पर फरफर की आवाज़ निकल रही थी। विजय का ध्यान उन ईख के खेतों की तरफ ही था। बाइक स्टार्ट हो गई। तू वहाँ क्या देख रहा है? चुड़ैल को देख रहा है क्या? आकाश ने मजाक करते हुए कहा। आजा भाई चुड़ैल, हम सदियों से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये तेरा साथी विजय भी यही है, राकेश भी मजाक करने लगा। तभी हवा चलनी बंद हो गई और वहाँ बिल्कुल शांति छा गई। तभी उनके पास वाली ईख के खेत के कोने में आकर कोई रोने लगा। वो आ गई है, विजय लगभग रोते हुए बोला। ज़रूर कोई मजाक कर रहा होगा, राकेश ने कहा और उस खेत के पास आकर चिल्लाने लगा। कौन है? बाहर निकल कर आ, मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। वो रोने की आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। आकाश भी वहाँ आ गया। दोनों ने थोड़ी ईख को हटाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। देखा, कुछ भी नहीं है, तुम वैसे ही डर रहे थे, राकेश ने विजय से कहा। चलो अब हम जल्दी से बाइक पर बैठते हैं और चलते हैं, राकेश ने कहा और बाइक स्टार्ट कर दी। वो तीनों बाइक पर बैठकर चले ही थे कि अचानक उनके सामने से कोई पाँव के घुंघरू बजाता हुआ निकल गया। वो चुड़ैल आ गई है, गाड़ी तेज भगाओ, विजय ने कहा तो राकेश और आकाश को भी थोड़ा डर सा महसूस हुआ। उसने बाइक बहुत तेज भगानी शुरू कर दी। वो घुंघरुओं की आवाज़ उनके पीछे पीछे बढ़ी चली आ रही थी। गांव सामने ही दिखने लगा था। जैसे ही बाइक गांव की सीमा में आई तो वो घुंघरुओं की आवाज़ धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी। गांव की आबादी में आकर राकेश ने बाइक रोक दी। सभी बुरी तरह हाँफ रहे थे। मैंने पहले ही कहा था कि उस रास्ते से मत आओ, लेकिन तुम लोगों ने नहीं सुना। उस चुड़ैल ने हम सभी को चुन लिया है, अब हम में से कोई नहीं बचेगा, विजय ने परेशान होकर कहा। वो जो कोई भी थी, मुझे नहीं लगता कि गांव में आएगी, और तुम सब भी इस बारे में किसी से भी कुछ मत कहना, राकेश ने चेतावनी देते हुए कहा। सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। विजय की हालत सबसे ज़्यादा खराब थी। आज रात उसके यहाँ के सभी लोग शादी में गए हुए थे। उसने घर की सारी लाइट जला दी और फिर अपने बिस्तर में दुबक कर लेट गया। थोड़ी ही देर में लाइट चली गई। घर में घुप अंधेरा छा गया। विजय ने जल्दी से माचिस उठाई और उसकी तीली जलाकर सब तरफ देखने लगा। तभी किसी ने उसके पास में आकर तीली पर फूंक मार दी। सब तरफ फिर से अंधेरा छा गया। कौन है यहाँ? विजय ने घबराते हुए पूछा। उसने फिर से तीली जलाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बहुत कांप रहे थे, इसीलिए वो तीली नहीं जला पा रहा था। तभी उसे घुंघरू की आवाज़ आनी शुरू हो गई। विजय अंधेरे में ही छत की तरफ भागने लगा। घुंघरू की आवाज़ उसके पीछे पीछे आ रही थी। तुम जो कोई भी हो, मुझे छोड़ दो, विजय हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। तभी उसे धक्का लगा और वो छत से चिल्लाते हुए नीचे जा पड़ा। अगले दिन विजय की लाश को शमशान ले जाने की तैयारियां हो रही थी। राकेश और आकाश गुमसुम से वहां खड़े थे। ये सब उस चुड़ैल की वजह से ही हुआ है, आकाश ने धीरे से कहा। लेकिन वो चुड़ैल इस आबादी में कैसे आ सकती है? राकेश ने कहा। मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना ही पता है कि अब हम दोनों का नंबर है, आकाश ने घबरा कर कहा तो राकेश के चेहरे पर भी चिंता की लहर दौड़ गई। विजय की लाश को शमशान ले जाने लगे। आकाश और राकेश भी पीछे पीछे ही थे। विजय की चिता को आग लगा दी थी। मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, आकाश ने घबरा कर कहा। हो सकता है कि हम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी ना हो, राकेश ने कहा। दोनों वहाँ से लौट कर आ रहे थे। राकेश, तुमने सुना? आकाश ने अचानक से रुककर कहा। क्या सुना? राकेश ने पूछा। वही घुंघरुओं की आवाज़, आकाश ने कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, राकेश ने कहा। वो हमारे साथ ही है,
आकाश ने कहा और बड़ी बड़ी झाड़ियों की तरफ इशारा किया। राकेश की भी नज़र उस तरफ चली गई। उन झाड़ियों में कोई था जो उसके साथ साथ चलता चला जा रहा था। आकाश भागो, राकेश ने कहा और खुद भी भागने लगा। भागते भागते दोनों अलग अलग हो गए। आकाश बीच जंगल में जा पहुंचा। हाँफते हाँफते उसकी हालत बुरी थी। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी किसी ने उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। थोड़ी ही देर बाद उसकी भी लाश उस पेड़ की डाली पर लटकी हुई थी। राकेश भागते भागते सीधा गांव में आकर रुका। पता नहीं आकाश कहाँ रह गया, राकेश ने खुद से कहा। शाम होते होते आकाश के मरने की खबर भी गांव में फैल चुकी थी। राकेश को सदमा सा बैठ गया था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। शाम धीरे धीरे अपने पांव फैलाने लगी थी और राकेश की धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। तभी उसे पायलों के छनकने की आवाज़ आने लगी जो धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसने तुरंत पास में पड़ा डंडा उठा लिया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। पायलों की आवाज़ दरवाजे के पास आकर रुक गई। राकेश ने तुरंत दरवाज़ा खोला और डंडे से एक तेज़ वार किया। आ माँ, मर गई, किसी ने बोला तो राकेश को होश से आया। उसने देखा तो वो पड़ोस में रहने वाली सुनीता थी। मुझे माफ़ करो, मैंने सोचा कि कोई और है, उसने सुनीता को उठाते हुए कहा। वो डंडा इतने ज़ोर से नहीं लगा था, इसीलिए सुनीता को ज़्यादा चोट नहीं आई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, सुनीता ने भड़कते हुए कहा। राकेश का चेहरा उतरा हुआ था। तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने क्यों घबराए हुए हो, सुनीता ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, ये कहते हुए उसने सुनीता को कमरे से बाहर निकालते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। राकेश कमरे में टहलने लगा। बाहर फिर से घुंघरों की आवाज़ आने लगी थी। सुनीता, जाओ यहाँ से, राकेश ने कहा, लेकिन वो आवाज़ लगातार आ रही थी। गुस्से में आकर राकेश ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो कोई नहीं था। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। उसने फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे कुछ देर सोने की कोशिश करनी चाहिए, राकेश ने सोचा और फिर एक नींद की गोली खाकर सो गया। आधी रात में उसकी नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास लेटा हुआ लंबे लंबे सांस ले रहा है। राकेश ने हिम्मत करके हाथ से टटोलने की कोशिश की तो किसी का हाथ उसके हाथों में आ गया। वो बर्फ से ठंडे हाथ उसे महसूस होने लगे। राकेश ने उठकर तुरंत लाइट जला दी तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो घुंघरों की आवाज़ फिर से आने लगी थी। राकेश फिर कमरे में नहीं रुका, वो सीधा घर से बाहर की ओर भाग गया। राकेश को होश नहीं था, बस वो भागा जा रहा था कि तभी वो किसी से टकरा गया। वो एक औरत थी। राकेश ने उसे उठाया। बेटे, मैं अंधी हूँ, रास्ता भटक गई हूँ, मेरी मदद कर दे, मुझे थोड़ी दूर पर एक तालाब है, उसके पास छोड़ दे, उस औरत ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो राकेश को दया आ गई। वो उसे सहारा देकर चलने लगा। वैसे भी अब वो घुंघरों की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। तालाब पास आ गया था। राकेश का दिमाग थोड़ा चलने लगा था। इतनी रात में एक अंधी औरत कहाँ से आ रही है और तालाब के पास ये क्या करेगी, राकेश ने सोचा। राकेश ने धीरे से उस औरत से अपने हाथ हटा लिए। वो औरत आगे चलती जा रही थी। तभी राकेश की नज़रें उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। ये देखकर राकेश धीरे धीरे पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर हटने के बाद तेज़ी से मुड़कर भागने लगा। इतनी भी जल्दी क्या है भागने की, राकेश ने देखा तो एक औरत लाल शादी के जोड़े में उसकी ओर बढ़ती हुई आ रही थी। उसने अपने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। तुम दूर हट जाओ मुझसे, राकेश ने कहा तो वो वहीं रुक गई। तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, ये कहकर वो खिलखिलाई। राकेश वापस पीछे की ओर भागने लगा और फिर एक पत्थर की ओट में छिपकर बैठ गया। घुंघरों की आवाज़ पास ही आने लगी। मुझे पता है कि तुम यहीं हो, उसने कहा। तो राकेश ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि वो उसके हाफने की आवाज़ न सुन पाए। थोड़ी देर बाद घुंघरों की आवाज़ आनी बंद हो गई तो राकेश ने थोड़ी चैन की सांस ली। वो ओट में से निकलकर जाने लगा कि तभी उसने देखा कि वो चुड़ैल उसके पास ही बैठी थी। उस चुड़ैल ने रोना शुरू कर दिया। उसकी रोने की आवाज़ से एक डर सा बैठने लगा था। राकेश वहाँ से उठकर भागा तो सामने तालाब था। पीछे से वो चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी थी। तुम मुझे देखोगे नहीं, उसने पास आकर कहा और अपने चेहरे का घूंघट हटा दिया। उसका भयानक चेहरा देखकर राकेश डर कर पीछे तालाब में जा गिरा। उसने तालाब से निकलने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन किसी ने
उसके पैर पकड़ लिए थे। राकेश ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो तालाब में खिंचता हुआ चला गया और वहीं डूब गया। विजय का कहना सच साबित हुआ था। वो चुड़ैल जिनको भी चुन लेती थी, उनका बचना नामुमकिन होता था। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी, टोना टोटका। एक अच्छी ज़िंदगी जिसका हर कोई सपना देखता है, बिल्कुल ऐसी ही सपनों जैसी ज़िंदगी थी सुरेश की। एक आलीशान घर, सुंदर बीवी और 2 प्यारे प्यारे बच्चे, सब कुछ ही था। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के पास सब आ जाता है तो उसके दिमाग भी ऊंचे हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ सुरेश और उसकी पत्नी शीला के साथ हुआ। सुरेश के आलीशान घर के आसपास अधिकतर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से थे, इसीलिए ना तो सुरेश और ना ही उसकी पत्नी शीला किसी से बोलना चालना पसंद करते थे। उनके पड़ोस में ही एक औरत किराए पर रहती थी, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती, बस 2-4 घरों में काम करके गुजारा कर रही थी। जब वो बाहर काम करने जाती तो उतनी देर तक उसका 10 साल का बच्चा सड़क पर घूमता रहता था। एक दिन वो बच्चा ऐसे ही सड़क पर घूम रहा था कि अचानक उसकी नज़र सुरेश के घर पर लगे अमरूद के पेड़ पर पड़ी, जिस पर एक मोटा अमरूद लगा था। उस अमरूद को देखते ही उस बच्चे को भूख लगाई और वो चुपचाप सुरेश के घर में घुसकर उस अमरूद को तोड़कर खाने लगा। तभी शीला की नज़र उस बच्चे पर पड़ गई। चोरी करता है? शीला ने उसका हाथ पकड़कर कहा। अब नहीं करूँगा, छोड़ दो मुझे, उस बच्चे ने कहा। लेकिन शीला ने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो उसने शीला के हाथ पर काट लिया। शीला का तुरंत हाथ छूट गया और वह भाग गया। ये लोग तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, पूरे जानवर है जानवर, शीला ने अपना हाथ सहलाते हुए कहा। शाम को जब सुरेश आया तो शीला ने उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनकर सुरेश भड़क गया। आज मैं उससे और उसकी माँ को सबक सिखा कर रहूँगा, ये कहकर सुरेश एक डंडा लेकर वहाँ चला गया। उस औरत के घर का दरवाज़ा खुला ही था। सुरेश ऐसे ही घर में घुस गया। क्यों, तुमने अपने बच्चे को चोरी करना ही सिखाया है क्या? सुरेश ने गुस्से में उस औरत से पूछा। क्यों, क्या हुआ बाबूजी? उस औरत ने पूछा। तेरे बेटे ने आज मेरे घर में घुसकर अमरूद चोरी किया है और फिर मेरी पत्नी को काट कर भाग गया, सुरेश ने गुस्सा करते हुए कहा। क्यों रे मुन्ना, तूने बाबूजी के यहाँ से अमरूद चोरी किया है? उस औरत ने अपने बच्चे से पूछा। मम्मी, तू नहीं थी ना और मुझे भूख लग रही थी तो मैंने अमरूद खा लिया था, उस बच्चे ने डरते डरते कहा। बाबूजी, बच्चा है, इस बार माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, उस औरत ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अच्छा, अगर आज मैंने इसे सबक नहीं सिखाया तो आज तो बस अमरूद चुराया है, कल को पैसे चुराएगा, ये कहकर सुरेश ने उस बच्चे को हाथ पकड़कर घसीट लिया और उसके 2 थप्पड़ लगा दिए। बाबूजी, मेरे बच्चे को छोड़ दो बाबूजी, वो औरत ये कहकर गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन सुरेश पर इस वक्त खून सवार था। उसने उस बच्चे को 2-4 डंडे और जड़ दिए। अगर ये बच्चा दोबारा मेरे घर के आसपास भी दिखा तो तुझे और तेरे इस मुन्ना को हमेशा के लिए जेल में बंद करवा दूंगा, सुरेश ने कहा और फिर वहाँ से चला गया। वो बच्चा बिल्कुल शांत पड़ा था। मुन्ना, मुन्ना क्या हुआ है तुझे? उस औरत ने कहा और फिर अपने बच्चे को छूकर देखा तो उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मुन्ना, उस औरत ने रोते हुए अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। तूने मेरे मुन्ना के साथ अच्छा नहीं किया, अब तुझे और तेरे परिवार को भी इसका परिणाम भुगतना होगा, उस औरत ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और फिर अपने बच्चे के साथ एक कमरे में आ गई और कुछ टोटके करती रही और फिर कुछ पढ़कर अपनी कलाई काट ली और अपने गिरते हुए खून को एक छोटी मटकी में टपकाती रही। रात का कोई वक्त था। सुरेश और शीला गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी उनके घर की छत पर हुई एक तेज़ आवाज़ से दोनों की नींद टूट गई। यह आवाज़ कैसी थी? शीला ने पूछा। रुको, मैं जाकर देखता हूँ, ये कहकर सुरेश ने अपने बेड के साइड में लगे टेबल लैंप को जलाना चाहा तो वो नहीं जला। शायद लाइट चली गई है, सुरेश ने कहा और फिर दराज में से टॉर्च निकालकर जला ली और ऊपर छत पर आकर देखने लगा। ऊपर एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। कितनी गंदी बदबू है, ये कहकर सुरेश ने अपने नाक पर हाथ रख लिया। तभी उसकी नज़र एक फूटी हुई मटकी पर पड़ी जिसमें से धुआं निकल रहा था। ये सब क्या है? सुरेश ने कहकर जैसे ही उस पर हाथ रखा तो उसे एक तेज सा झटका लगा और वो पीछे जाकर गिरा और तभी आसपास के जितने भी कुत्ते थे
उन सब ने एक साथ रोना शुरू कर दिया। इसे सुबह को देखूंगा, सुरेश ने कहा और फिर वापस नीचे आने के लिए सीढ़ियों पर आ गया कि तभी एक झटके से सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद हो गया। ये कैसे हो गया? ये कहकर सुरेश उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा कि तभी उसे अपने करीब किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। सुरेश पलटकर देखना ही चाहता था, लेकिन उसे इतना वक्त भी नहीं मिल पाया और पीछे से आए हाथों ने एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। कुत्तों के रोने की आवाज़ सुनकर शीला भी घबरा गई थी। थोड़ी ही देर में कुत्तों के रोने की आवाज़ जैसे शुरू हुई थी वैसे ही बंद हो गई। तभी शीला को अपने कमरे से बाहर किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। लगता था जैसे कोई औरत रो रही हो। कौन है? शीला ने घबरा कर कहा, लेकिन बाहर जो कोई भी था लगातार रोए जा रहा था। शीला ने बेड से उतरकर मोबाइल की टॉर्च जला ली और जैसे ही कमरे से बाहर आई तो वो आवाज़ आनी बंद हो गई। सुरेश, आप कहाँ हो? शीला ने सुरेश को आवाज़ लगाई, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। रोने की आवाज़ें फिर से आने लगी थी। शीला सब तरफ देख रही थी। ऐसा लगता था कि वो रोने की आवाज़ें सब तरफ से आ रही हों। सुरेश देखिए, मुझे इस तरह से मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, शीला ने घबराते हुए कहा। तभी वहीं एक खंबे से लगी दीवार घड़ी के 3 बजने का घंटा बजाया तो शीला ने घबरा कर अपने सीने पर हाथ रख लिया। 3 बजते ही सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया था। इनसे कितनी बार कहा है कि इस पुरानी घड़ी को यहाँ से हटवा दो, लेकिन ये मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। ये कहकर शीला उस घड़ी के बिल्कुल नज़दीक आ गई। उस घड़ी के शीशे में शीला का अक्स बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसने देखा कि उसके पीछे रखा मेज पोश के साथ एक साया उठ गया, जिसके हाथ में चाकू था। वो धीरे धीरे एक तरफ बढ़ने लगा। शीला ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शीला तुरंत बच्चों के कमरे की तरफ भागी और उनके कमरे में आकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। शोर सुनकर शीला के दोनों बच्चे आरव और तनु उठ गए थे। मम्मी, क्या हुआ? तनु ने अपनी मम्मी को घबराते हुए देखकर पूछा। कुछ नहीं हुआ बच्चों, आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, शीला ने कहा तो दोनों बच्चे उसकी गोद में आकर लेट गए। शीला की नज़र सामने दरवाजे पर ही टिकी थी। तभी पूरे कमरे में बहुत बुरी दुर्गंध फैल गई। मम्मी, ये बदबू किस चीज़ की है? आरव ने मुंह बनाते हुए कहा। शीला कुछ समझ पाती उससे पहले ही उनका बेड ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। मम्मी, ये क्या हो रहा है? तनु ने ये पूछकर घबरा कर रोने लगी। जब मैं कहूँगी तो हम सब तुरंत इस कमरे से बाहर निकल जाएंगे, शीला ने कहा। तो फिर ठीक है, 1, 2 और 3, शीला ने कहा तो दोनों बच्चों ने जल्दी से उतरकर दरवाज़ा खोल लिया। शीला भी उनके पीछे ही बेड से उतर गई, लेकिन उसने जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाया वैसे ही बेड के नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। जाओ, तुम दोनों भागो, शीला ने बच्चों से चिल्लाकर कहा और इतने में ही किसी ने उसे बेड के नीचे खींच लिया। शीला बेड के नीचे छटपटाने लगी थी और जब उसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शीला तुरंत बेड के नीचे से निकलकर बच्चों की तरफ भागी। आरव और तनु दोनों घबराए हुए कोने में सिकड़े हुए थे। शीला भागकर उनके पास आई। चलो बच्चों, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, शीला ने कहा और सीढ़ियों के पास आ गई। तभी दोनों बच्चे अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हट गए। तुम दोनों को क्या हुआ है? शीला ने उन दोनों से पूछा। तभी उसकी नज़र सामने पड़ी जहाँ पर तनु और आरव बेजान पड़े थे। तनु आरव वहाँ हैं तो तुम दोनों कौन हो? शीला ने डर कर पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल पाया और एक धक्का लगते ही वो सीधा नीचे आकर गिर पड़ी और शांत पड़ गई। अगले दिन पुलिस और लोगों की भीड़ वहाँ जमा थी। एक घर में 4 लाशें पड़ी थी और वहीं दूसरे घर में एक औरत की लाश पड़ी थी, जिसके सीने से अभी भी उसका मुन्ना चिपका हुआ था। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।